आज का विषय है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि डिसिप्लिन यानी कि विषय, इंटरडिसिप्लिन यानी कि कई एक विषयों के बीच का संबंध, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या वाक चिकित्सा किस तरह से कई विषयों के संबंध को बनाए रखता है। या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की अगर सही समझ आपको जाननी है तो आपको कई विषयों को समझना पड़ेगा। कैसे? ऐसे जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो पहली चीज़ कि ये आवाज़ मुंह से बाहर आ रही है। ये आवाज़ एक जैसी तो नहीं आ रही है, अलग अलग तरह की आवाज़ आ रही है ना। क ख अघोष या वॉइसलेस, ग घ वॉइस, ङ नेज़ल, इनको मिलाकर मैं शब्द बनाता हूँ। यानी कि पहली समझ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अकूस्टिक्स की। तो एक विषय हो गया कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को अकूस्टिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। दूसरी विषय, मैं जो आवाज़ निकाल रहा हूँ वो मेरे अलग अलग अंगों के कोऑर्डिनेशन से बाहर आ रहा है, जैसे कि मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। तो मुझे एनाटॉमी के विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो दूसरा डिसिप्लिन हो गया एनाटॉमी। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी समझने के लिए या कोई वाक विकार समझने के लिए या हम कैसे बात करते हैं समझने के लिए एनाटॉमी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ एनाटॉमी जानने से तो नहीं होगा, फिजियोलॉजी, किस तरह से इन अंगों का इस्तेमाल किया जाता है इस आवाज़ को या बोली को निकालने के लिए, ये भी जाननी ज़रूरी है। तो इसलिए एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए व्यक्ति को, ताकि वो सही तरीके से समझ सके कि भाषा कैसे बोली समझी जाती है और साथ में अगर विकार हो जाए तो कहाँ विकार हो गई है। तो जी अगर मान लीजिए कटा हुआ है क्लेफ्ट लिप ऑफ पैलेट में तो आवाज़ नेज़ल क्यों हो जाता है। अगर वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस है तो क्यों वॉइस या वॉइस चेंजेस आ जाते हैं। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी दोनों चाहिए। तो 3 डिसिप्लिन बता दिया मैंने आपको। चौथा डिसिप्लिन कि ये सारा का सारा लैंग्वेज जो है वो प्रोसेस होता है ब्रेन में। ब्रेन के एक हिस्से में जिसको हम कई एक नामों से जानते हैं, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेस एरिया, एंगुलर गायरस, सुप्रामार्जिनल गायरस, आर्कुलेट फैसिकुलस वगैरह वगैरह। तो न्यूरोलॉजी की भी एक जानकारी चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि किस जगह से लैंग्वेज प्रोसेस होता है और अगर चोट पहुंचे उस जगह को तो किस तरह का विकार आता है। एरिया नंबर 44 को चोट पहुंचे तो ब्रोकाज अफेसिया होगा, तो 22 को चोट पहुंचे तो वर्निकेस अफेसिया होगा, तो आर्कुलेट फैसिकुलस को अगर चोट पहुंचे तो अपने में कंडक्शन अफेसिया होगा। ये तमाम तरह की चीज़ें ज़रूरी है जाननी, इसलिए न्यूरोलॉजी के बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। वैसे ही अगर मैं भाषा किसी को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी दे रहा हूँ बच्चे को या बड़े को, तो कई तरह के कुमक या रीइंफोर्सर इस्तेमाल करता हूँ, मॉडलिंग इस्तेमाल करता हूँ, शेपिंग चेनिंग जैसे टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ ताकि बच्चा आकर्षित हो मेरे बोलने की तरफ, क्या बोला जा रहा है उसकी तरफ ध्यान जाए उसका ज़ोर शोर से और वो सीखे उसको आसानी से। तो साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला डिसिप्लिन हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी, जो कि जानना ज़रूरी है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी को समझने के लिए। मैं जो बोल रहा हूँ, ये भाषा जो आप सुन रहे हैं, ये खुद में अपना एक मायने रखता है। इसका अपना खुद का एक व्याकरण होता है, इसके छोटे छोटे फोनीम्स होते हैं जैसे कि क ब च, ये तो फोनीम्स के आगे का सिलेबस मैंने बता दिया आपको। इनको जोड़कर शब्द बनाया जाता है, इन शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है और वाक्य एक संदर्भ में बोले जाते हैं। तो एक भाषा, उसका अपना एक फॉर्म होता है या ढांचा होता है, कंटेंट होता है, सिमेंटिक्स जिसे हम बोलते हैं, और यूज़ होता है या इस्तेमाल करने का तरीका होता है। ये सब कुछ लिंग्विस्टिक्स के अंदर जाता है। तो आपको लिंग्विस्टिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो अब तक क्या क्या मैंने बता दिया? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अकूस्टिक्स, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, और किस समाज में किस तरह से बोला जाना चाहिए, सोशियोलॉजी। इन सब की जानकारी होनी चाहिए आपको ताकि आप क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है और कहाँ दिक्कतें हैं वो आप जान सकें। ये सब कुछ आवाज़ है। स्पीच लैंग्वेज या स्पीच जो मैं बोल रहा हूँ वो एक आवाज़ है, इसे सुना जाना चाहिए सही तरीके से। इसलिए ज़रूरी है कि कान के बारे में या ऑडियोलॉजी के बारे में भी जानकारी
पूरी तरह से हो, ताकि अगर सुनने में कमी हो बच्चे को तो भाषा वो सीखने में चूक जाता है और बोलने में भी चूक या गलतियां आती हैं। तो ज़रूरी है कि व्यक्ति सुन सही सके, और कितना सुनने में कमी है इसके बारे में भी जानकारी एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को होना चाहिए। इसलिए ऑडियोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए बच्चे को। तो इस तरह आप देखें तो कई एक फील्ड्स से हमें जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि हम एक अच्छे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकें और हमारी समझ अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो स्पीच और स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में। इसलिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी को एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।